साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना एवं भवन निर्माण कला के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इस सभ्यता की जो विशेषता है उसमें इस विशेषता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम देख रहे हैं जो इनकी नगर निर्माण योजना है इसको हमने कुछ भागों में विभाजित किया है और सबसे पहले हम देखेंगे इनके दुर्ग निर्माण। देखिए, दुर्ग निर्माण या किलेबंदी इस सभ्यता के नगरों की एक खास विशेषता थी। चाहे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी राजधानी नगर हो या लोथल, कालीबंगा जैसे छोटे नगर, हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर जो खुदाई स्थल मिले हैं, नगर मिले हैं, वहां दुर्ग निर्माण की संरचना मिली है। ये एक तरह की प्राचीर का निर्माण करते थे जिसके दो उद्देश्य होते थे। कुछ जगहों पर तो इसका उद्देश्य सुरक्षात्मक था, कुछ जगह ये सुरक्षा के साथ साथ चूंकि ज्यादातर नगर नदी या किसी जलराशि के किनारे थे तो उन प्राचीरों का एक उद्देश्य आने वाली बाढ़ों और जलराशि को रोकना भी था। तो सुरक्षात्मक कार्यों के लिए इस दुर्ग निर्माण इस सभ्यता में लगभग सारे प्रमुख नगरों के आसपास बनाए गए। कोशिश ये की गई है कि जहाँ चूंकि ऊंचा स्तर न हो, सुरक्षात्मक दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था न हो, तो वहां कृत्रिम रूप से ऊंचा स्तर बनाकर उसके आसपास प्राचीर बनाई गई है। जैसे हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं, मोहनजोदड़ो में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसे ऊंचा, कृत्रिम रूप से ऊंचा बनाया गया है, जहाँ राजकीय भवन या प्रशासकीय स्थल हैं उन्हें प्राचीर से घेरा गया है, और दूसरा निचला इलाका जहाँ सामान्य जन निवास है उसे भी प्राचीर से घेरा गया है। तो दुर्ग निर्माण एक व्यवस्था थी जो हड़प्पा के ज्यादातर नगरों में मिलती है, और इनका मूल उद्देश्य सुरक्षात्मक था, आरक्षात्मक उद्देश्यों से बनाई गई थी, और इसमें मिट्टी पत्थरों का उपयोग किया गया। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की, वो है नगर निर्माण का योजनाबद्ध निर्माण। देखिए, विश्व की किसी भी प्राचीन समकालीन सभ्यता में नगर निर्माण की इतनी व्यवस्थित योजना नहीं देखने को मिलती है जितनी हमको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के नगर, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो या कोई भी अन्य नगर, सभी में एक बहुत व्यवस्थित नगर निर्माण की योजना हमें प्राप्त होती है। इन नगर निर्माण योजनाओं में जो मुख्य थे कि सभी नगर दुर्गों से घिरे थे, प्राचीर से घिरे थे, और यहाँ की जो सड़कें थी वो सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। कोई भी सड़क टेढ़ी आड़ी या घुमावदार नहीं थी, सारी सड़कें बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सीधी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर, समकोण पर काटती थी। यहाँ मुख्य जो सड़क थी वो लगभग 33 फीट चौड़ी थी, और दूसरी भी जो सड़कें थी वो 8 से लेकर 28 फीट चौड़ी थी। दूसरी मेन विशेषता कि ये जो सारी सड़कें थी, ये सारी सड़कें पक्की थी, पकी हुई ईंटों से बनी हुई। तो और एक और खास विशेषता कि इन सड़कों के किनारे नालियों की व्यवस्था थी। नालियों की जल निकासी व्यवस्था पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये निर्माण इस तरीके से कराया गया कि पहले सड़कें और नालियों का निर्माण कराया गया और फिर उनके किनारे भवनों का निर्माण कराया गया। ये अद्भुत चीज हमें देखने को मिलती है, और किसी भी समकालीन सभ्यता में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती। वो दौर जब वाहनों का अभाव था, ऐसे उसमें भी इतनी चौड़ी सड़कें और इतनी व्यवस्थित सड़कें मिलना इस सभ्यता के विकसित स्वरूप को दर्शाता है। आगे हम जो देखते हैं वो है जल निकासी प्रबंध। हड़प्पा सभ्यता स्वच्छता के लिए समर्पित सभ्यता थी। यहाँ स्वच्छता पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, और जल मल निकासी की बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था की गई थी। जैसा मैंने अभी बताया कि सड़कों का जो निर्माण किया गया था उन्हीं के साथ नालियों का निर्माण किया गया था। इनफैक्ट पहले सड़कों और नालियों का निर्माण किया गया, उसके बाद भवनों और दूसरी संरचनाओं का निर्माण किया गया। तो ये जो नालियां थी ये बिल्कुल सड़कों के लगी हुई थी। इस तरह की रचना की घर का जो अवशिष्ट पदार्थ है, जल मल है, वो गली की नाली में, गली की नाली सड़क की नाली में, और वो फिर मुख्य सड़क की नाली में जाके मिलती थी। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ये सारी नालियां जो थी ये पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी।
सारी नालियां पक्की ईंटों की बनी थी। दूसरी चीज, नालियां न सिर्फ पक्की ईंटों की बनी थी बल्कि ये ऊपर से कवर्ड थी, ढकी हुई थी। ढकने के लिए या तो उन्होंने मिट्टी की पकी हुई पट्टियों का प्रयोग किया, कहीं कहीं जगह चूने पत्थर की जो स्लेट्स होती हैं उनका प्रयोग करके नालियों को ढका। इन नालियों की एक खास विशेषता ये भी थी कि पक्की ईंटों के बनने के साथ साथ इनमें कुछ कुछ स्थान के बाद, एक निश्चित स्थान के बाद इस तरीके का एक हौद, एक गड्ढा होता था, जिसका उद्देश्य होता था कि निकासी के साथ जो ठोस अवशेष आए वो ठोस अवशेष इन हौदों में जमा हो जाता था और जल राशि जो होती थी वो बह जाती थी। ये हौद भी कवर्ड रहते थे, ढके हुए होते थे और समय समय पर इन्हें खोल के इनसे अवशेष निकाल लिए जाते थे। इवन हर घर के सामने, हर घर से जो अवशेष निकलता था उसके बाद इस तरह का एक हौज होता था जिसमें ठोस अवशेष जमा हो जाते थे और पानी जो होता था वो बाहर निकल जाता था। तो इस तरीके से घरों का गंदा जल गलियों का सड़कों में और फिर मुख्य सड़क के किनारे जो मुख्य नाली होती थी उसमें जाकर मिलता था, जो शहर के बाहर जाता था। इसके साथ साथ सड़कों पर हर थोड़ी दूर पर मिट्टी के बड़े बड़े पात्र रखे जाते थे जिनमें कचरा डाला जाता था। इस तरीके से हर जगह गंदे पदार्थों की, अवशेषों की जलमल निकासी एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रबंधित व्यवस्था इस सभ्यता में हमको देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत प्रमुख बात है सभ्यता की। अब हम देखें भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण का भी उतना ही योजनाबद्ध निर्माण था जितना कि पूरे नगर का। यहाँ के भवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सामान्य लोगों के लिए, फिर सार्वजनिक या राजकीय भवन और तीसरा स्नानागार या अन्य विशेष भवन। देखिए, भवन निर्माणों की विशेषता में खास बात यह थी कि इस सभ्यता में जो भवन बनाए गए थे वो पूर्णतः योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। जैसे नगर की योजना तो मैंने आपको बताया कि कैसे सड़कें स्क्वायर में, वर्गों में बांट के इस तरीके का, और यहाँ जो ये भवन बनाए गए हैं ये भवन का भी एक निश्चित पैटर्न और डिजाइन था। ज्यादातर भवन 3 या 4 कक्ष के थे। सामान्य लोगों के लिए जो भवन थे वो 3 या 4 कक्ष के थे। कुछ भवन 2 कक्षों के भी मिले हैं। ये सारे भवन पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। एक्चुअली ध्यान रखने की बात है कि पकी हुई ईंटों का जितना विस्तृत प्रयोग इस सभ्यता में मिला है उतना किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिला। इनफैक्ट और किसी सभ्यता में तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया ही नहीं, चाहे वो इजिप्ट था या मेसोपोटामिया था। केवल इसी सभ्यता में हम पकी हुई ईंटों का इतना बेहतरीन प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये जो भवन की योजना थी वो कुछ इस प्रकार होती थी कि भवन सड़कों के किनारे होते थे, लेकिन उनकी स्थिति इस प्रकार की जाती थी कि भवन कभी भी उनका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। सड़क पे जाता हुआ व्यक्ति किसी भी रूप से अंदर का कोई दृश्य नहीं देख सकता था। ये शायद उनकी व्यवस्था थी ताकि उनकी निजता, प्राइवेसी सुरक्षित रहे। न तो वो सीधा अंदर देख सकता था और न ही नीचे के स्तर पे जो निचले तल पे जो भवन कमरे होते थे उनमें किसी तरह की कोई खिड़की होती थी। तो यहाँ जैसे मुख्य द्वार है, यहाँ अंदर आने के बाद खुला आंगन होता था। खुले आंगन में कुआं होता था जिससे जल की व्यवस्था होती थी। शौचालय या गुसलखाना, बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल घर के बाहरी हिस्से में ही होती थी, मुख्य दरवाजे से लगा हुआ, ताकि जो अवशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ से ही गली की नाली में जाकर मिल जाए। फिर होता था मुख्य एक आंगन। आंगन में आसपास के जो कक्ष होते थे वो उनके दरवाजे इस आंगन में खुलते थे। फिर ऊपर जाने की सीढ़ियां होती थी, जहाँ मंजिल जो घर है वो 2 मंजिल और 3 मंजिल भी बने हैं और शहती, लकड़ी की शहतीरें डालकर ये 2 मंजिला 3 मंजिला भवन बने हैं। जहाँ तक सवाल है खिड़कियों और रोशनदानों का, तो वो दूसरी और तीसरी मंजिल पर ही हुआ करते थे। तो इससे ही इनकी निजता की सुरक्षा की बात मिलती है। और यहाँ देखने की उल्लेखनीय बात यह है कि शहर के मुख्य हिस्सों में ज्यादातर भवन एक ही तरह के, कुछ ही बाहरी इलाकों में कच्ची ईंटों के या एक कक्ष के भवन मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ जो भी सामान्य प्रशासन था वो इतना प्रभावशाली था कि उसने यहाँ एक रूपता कायम रखी थी। आगे हम देखें कि सार्वजनिक या राजकीय भवन। कुछ भवन ऐसे भी मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं थे, जैसे मोहनजोदड़ो के
ऊपरी इलाके में। यहाँ कई बड़े भवनों के से अवशेष मिले हैं जिनमें कई कक्ष, इनमें कक्ष, स्नानागार, बैठक सभा कक्ष बड़ा, यहाँ तक कि कक्षों में बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था भी नजर आती है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये शायद वो सार्वजनिक या राजकीय भवन होते थे जिनका प्रयोग प्रशासनिक अधिकारी या शासक वर्ग करता था। लेकिन इनके बहुत विशिष्ट अवशेष या बहुत कुछ बचा अवशेष नहीं बच पाए, तो हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। एक बहुत विशिष्ट रचना जो हमको हड़प्पा सभ्यता में मिलती है वो है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और ये मोहनजोदड़ो के उस ऊपरी भाग में जहां हमको सार्वजनिक व राजकीय भवन मिलते हैं उससे लगा हुआ प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार की जो संरचना मिली है वो लगभग 29 फीट लंबी है, 23 फीट चौड़ी और करीब 8 फीट गहरी। ये पूरी संरचना पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। इसमें पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, दोनों तरफ अलग संरचना बनी है, एक तरफ बाथरूम्स बने हुए, इस तरह की रचना बनी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये शायद कपड़े बदलने के लिए या बस स्नान के लिए रचना थी। दूसरी ओर कुएं बने हुए, ये कुएं वो थे जिनसे पानी की व्यवस्था इन स्नानागार को भरने के लिए किए जाते थे। इस स्नानागार की विशेषता में हमें देखेंगे, इसका जो फर्श है वो फर्श कोलता जैसे एक पदार्थ से बनाया गया है जिससे ये प्रतीत होता है कि न तो वो पानी को सौंपता था न ही पानी अशुद्ध होता था। इसमें पानी को भरने की और गंदे पानी को निकालने की भी व्यवस्थित पूरी व्यवस्था आती। तो बहुत ही उम्दा तरीके का ये निर्माण है। अब इसका उपयोग क्या था, इसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं, पर आमतौर पर यह माना जाता है कि ये किसी अनुष्ठानिक, किसी धार्मिक क्रियाकलाप का अंग था और किसी विशेष धार्मिक अवसर पर इनका उपयोग किया जाता था। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण संरचना थी क्योंकि ये इन राजकीय भवनों के बिल्कुल नजदीक में ही प्राप्त हुई है। अब हम अगली जो भवन निर्माण की प्रमुख वो है अन्नागार या भोजनालय। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में विशाल इस तरह की संरचना मिली है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी संरचना है जो इस सभ्यता में मिली है, जिनसे हमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर अन्नों का भंडार रखा जाता था। स्तंभों के जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि ये एक बड़ी इमारत हुआ करती थी और उनमें अन्नों का भंडार रखा जाता था। ऐसे ही अवशेष भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय के रूप में मिले हैं हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में। ये बताते हैं कि इन नगरों में चूंकि सार्वजनिक भोजनालय होने का मतलब ही है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आया करते थे, तो अन्नागारों की जो स्थापना है वो इस तरीके से की गई है कि वो नदी के किनारे हो ताकि नावों से आने जाने वाला जो अनाज है वो यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन अन्नों को जहां भी आवश्यकता हो वहां तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां तक स्थापत्य कला का प्रश्न है, नगर निर्माण की योजना की बात है, तो हम हड़प्पा सभ्यता को समकालीन सभ्यताओं से एक कदम आगे ही पाते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले नगर निर्माण की इतनी व्यवस्थित योजना की कल्पना करना ही कठिन होता है। इसमें जो सबसे प्रमुख चीज हमें ध्यान रखने की वो ये कि ये एक नागरिक, एक शहरी सभ्यता थी। इसमें नगरों का योजनाबद्ध निर्माण करा गया। तीसरी चीज, पकी हुई ईंटों का विस्तृत प्रयोग। चौथा, जल मल निकासी की बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था। और चौथा, किसी भी राजकीय पैलेस या कहना चाहिए संरचना या बड़े मंदिर उसका अभाव। ये हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता है। थैंक यू।